और ये प्रशांत किशोर मीडिया से, अब देखिए क्या कहते हैं, जानना दिलचस्प होगा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो अभी प्रशांत किशोर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे जानना चाहती है कि उनके क्या विचार हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि काउंटिंग के कुछ राउंड्स बचे हुए हैं, इसलिए शायद वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो जहां रह रहे थे बांकीपुर में, वहां से काउंटिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, लेकिन मीडिया साथ है। लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर ने कुछ कहा नहीं है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पहुँचेंगे काउंटिंग सेंटर, और जब काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद उनको ये उम्मीद है कि वो जीत रहे हैं, जिस तरह की बढ़त उन्होंने बनाई हुई है, उसके बाद वो शायद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन अभी वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई उनसे जानना चाहता है कि उनके क्या विचार हैं इस पर। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर में बने हुए थे और यहाँ से अब उनकी बड़ी जीत भी हुई है। हालांकि बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने बहुत से उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उस तरह की सफलता उनकी पार्टी को नहीं मिली। खुद वो चुनाव मैदान में नहीं थे तब। अब उन्होंने चुनाव लड़ा है और एक बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान जी, एक कारण हमारे साथ विजयी उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर इतनी भीड़ के साथ, प्रशांत जी कोई एक कारण बताइए, एक कारण बताइए अपनी जी। सबसे बड़ा कारण प्रशांत जी, ठीक है, एक कारण अपने मुंह से बताइए जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा कारण आपकी जीत का। देखने दीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा देखनी है, आखिरी राउंड चल रहा है, चलिए वहाँ बात करेंगे। एक कारण हम पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा, और एक कारण बस। प्रशांत जी, एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं प्रशांत जी? प्रशांत किशोर मीडिया से इस समय तो देखिए, प्रशांत किशोर जा रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर है उस ओर, लेकिन इस वक्त उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनकी प्रतिक्रिया हम ले पाएं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता भी उनसे पूछ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से जीत घोषित हो जाएगी उसके बाद ही मीडिया से बात करेंगे, और इस वजह से इस वक्त शायद वो बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, नारेबाजी हो रही है और वो अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ काउंटिंग सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। और क्योंकि लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, निर्णायक बढ़त के साथ, क्योंकि फाइनल नतीजे का इंतजार है प्रशांत किशोर को, उन्होंने कहा है कि अभी फाइनल नतीजे का इंतजार है, और इसी वजह से अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन TV9 भारतवर्ष से उन्होंने सिर्फ एक प्रतिक्रिया दी है अभी, कि अभी फाइनल नतीजे का इंतजार है, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ी जीत है। प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे जो बीजेपी का गढ़ है, जो न सिर्फ बीजेपी का गढ़ है बल्कि बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी वो सीट है। उन्होंने खाली की थी बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद, और इस वजह से ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है। बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है पिछले लगभग 30-35 साल से, और उस गढ़ में जाकर प्रशांत किशोर ने चुनौती दी थी, और यहाँ से जो जीत है उनकी इस वजह से और ज़्यादा अहमियत रखती है। हालांकि अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है इस वजह से, क्योंकि फाइनल नतीजे का इंतजार है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से जब हमने उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं फाइनल नतीजे का इंतजार कर रहा हूं। देखिए, जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता उनके साथ काउंटिंग सेंटर की ओर जा रहे हैं, पैदल ही उस ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पास जहां पर वो रह रहे थे बांकीपुर में इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कैंपेन के दौरान, वहां से अब वो काउंटिंग सेंटर की तरफ बढ़े हैं।
देखिए, अब ऐसा लगता है कि सिर्फ ये औपचारिकता मात्र लग रही है कि ऐलान हो उनकी जीत का। जो माला पहनाने का और जश्न मनाने का सिलसिला है वो काफ़ी समय से चल रहा था उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, और अब वो जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ गया है काउंटिंग सेंटर की ओर। इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो अपना जीत का प्रमाण पत्र लेंगे और उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि उन्हें फाइनल नतीजे का इंतजार है। 21 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, अभी 10 राउंड की लगभग काउंटिंग या उससे कुछ कम, क्योंकि अभी और 1-2 राउंड की काउंटिंग उसके बाद हो गई होगी। 31 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, जिसमें से 22 से 23 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 22 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग लगातार आगे बने हुए हैं प्रशांत किशोर। इस वजह से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि प्रशांत किशोर अभी भी अपने आप को ये कह रहे हैं कि फाइनल नतीजे के बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। बांकीपुर पर नजर हमारी बनी हुई है। प्रशांत किशोर जब मीडिया से बात करेंगे और ये नतीजा सामने आ जाएगा, उसके बाद वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के दिप्के ने कहा है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर दिखाने को तैयार हूँ, मैं अपना एजुकेशन लोन लेटर दिखाने को भी तैयार हूँ। इन लोगों को एजुकेशन से दिक्कत क्यों है, कहा है अभिजीत दिप्के ने। आप लोग एजुकेशन के खिलाफ क्यों हैं, ये भी कहा। तो जो उन पर आरोप लगाए गए थे आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, उसके बाद अभिजीत दिप्के ने कहा है कि मैं अपना एजुकेशनल लोन का लेटर भी दिखाने के लिए तैयार हूं और स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाने के लिए तैयार हूं। इस बीच अभिजीत दिप्के पर लगे आरोपों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को लेकर टीवी9 मराठी के मैनेजिंग एडिटर उमेश कुमावत से उन्होंने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और टीवी9 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के। अभिजीत, आपका स्वागत है। अभिजीत, ऐसे लग रहा है जैसे मैं आज देश के सबसे बड़े कॉकरोच का इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या ये सही है? वन ऑफ द कॉकरोचेस। हाँ, जो कॉकरोचेस है उनमें से ही एक मैं हूँ। आपने आंदोलन किया और जब ये आंदोलन हुआ था तब सरकार ने आपको इस बात पे आश्वस्त किया था कि जो भी आंदोलनकारी है उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है? अलग अलग खबरें आती है कि कुछ लोगों पे मामले दर्ज हो रहे हैं अभी भी। तो इस मामले में इस वक्त क्या हो रहा है? मुझे जो लग रहा है ना कि इतनी बड़ी जीत हुई है इस देश के युवाओं की, इतनी बड़ी जीत हुई है कि जो सरकार कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते और 12 साल तक कोई इस्तीफा हुआ भी नहीं था। इस देश के युवाओं ने जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनसे इस्तीफा लेकर दिखाया है। मतलब अभी भी उन पे मामले दर्ज हो रहा है, ऐसा आपका परेशान कर रही है, उनके घर पर रेड मार रही है। हाँ? कह बच्चों के घर पर जा रही है और कह रही है तुम क्यों गए थे जंतर मंतर। लेकिन आपको तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और इसलिए हमने उनसे वापस से बात की, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, स्टूडेंट्स को परेशान करते रहोगे, तो हम जो है आंदोलन फिर से शुरू करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम फिर से एक बार धरने पर बैठ जाएंगे सरकार के खिलाफ। उसके बाद से बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ की सरकारों ने नोटिफिकेशन निकाला है कि वो किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करेंगे। तो मतलब कहाँ बाकी है फिर? दिल्ली में बाकी है और कुछ जगह है जहाँ बाकी है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मान जाए। अगर नहीं मानती है तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। इसमें हमने एक बात देखी है कि जो मामले दर्ज हो रहे हैं वो खास तौर पे उन लोगों पे दर्ज हो रहे हैं जिन लोगों ने गालियां दी थी। तो क्या आपको लगता है कि जिन्होंने गालियां दी है उन पे भी मामले नहीं होने चाहिए? गाली देना कब से इस देश में अपराध बन गया? मेरे दादा जो थे वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी पॉलिटिशियन को बिना गाली दिए उसका नाम नहीं लेते थे। इसका मतलब उनके ऊपर एफआईआर कर दो। इस देश में कौन सा ऐसा घर है जहां पर गाली नहीं दी जाती है? हर घर में गाली दी जाती है, तो क्या आप हर घर में गाली दे दोगे? रही बात पब्लिकली गाली देने की, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पब्लिकली किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। वाला था कि देश के लोग यही कहते कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। हाँ, पब्लिकली गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन गाली देने के लिए एफआईआर कर रहे हैं लोग। बीजेपी का आईटी सेल कितने सालों से महिलाओं के लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करता है, रेप तक की धमकियां देता है। उनके ऊपर कब एफआईआर होगी? या इस देश में दो कानून है,
कि स्टूडेंट्स अगर गाली देते हैं, मैं गाली देने का समर्थन नहीं करता, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या इस देश में 2 कानून है? लेकिन वहां पे आपका जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ गुनहगार भी थे। सरकार तो कहती है ना ये गुनहगारों का, बहुत सारे गुनहगार थे। हाँ, कुछ आंकड़ा दिया है दिल्ली पुलिस ने, दिया है 21,000 का, सॉरी 2100 का। सबसे पहला मेरा जो सवाल है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्ट में गुनहगार थे, और फिर कह रहे कि 2100 गुनहगार जंतर मंतर पर थे। ये गुनहगार खुलेआम कैसे घूम रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी? लेकिन वो तो आपके आंदोलन में भी थे ना, मतलब खुले कैसे घूम रहे थे सर? गुनहगार थे ना, हिस्ट्री शीटर्स थे, क्रिमिनल्स थे, तो ये खुलेआम कैसे घूम रहे थे? अगर उनके ऊपर अभी मामले दर्ज होते, मैं आ रहा हूं उस पर। पहला सवाल मेरा यह है कि ये गुनहगार खुलेआम कैसे घूम रहे थे। दूसरा सवाल, जिस जंतर मंतर पर मुझे खुद को एंट्री नहीं मिल रही थी बिना चेकिंग, पुलिस चेकिंग के, जबकि मैं ऑर्गेनाइजर था, मेरी भी पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस जंतर मंतर पर 2100 गुनहगार, 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के अंदर कैसे आए? ठीक है, मैं आंदोलन पे आता हूँ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, क्या उस दिन आंदोलन आपके हाथ से बाहर हो गया था? बिल्कुल नहीं। मैं तो जंतर मंतर पे ही था। मैं जहां रुका पब्लिक वहीं पर रुकी, और मैंने पब्लिक को कहा भी, कुछ लोग मेरे भी समर्थक नाराज थे मेरे से कि नहीं आप क्यों रुके, हम मार्च करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं चाहता किसी का सर फूटे। तो वो कह रहे थे हम अपना सर फुड़वा लेंगे, हम लाठी खा लेंगे, लेकिन आज हम संसद जाकर ही रहेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि हमें डिसिप्लिन में रहना, और वो लोग बैठे रहे मेरे साथ, वो लोग वहां से हिले नहीं। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इन लोगों की साजिश थी बाहर से गुंडे भेजकर आंदोलन को बदनाम करने की, जो ये लोग कर रहे थे। लेकिन संसद तक लोग तो पहुंच गए थे ना, तो सरकार तो यही कहेगी अगर संसद में घुस जाते तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति होती यहाँ पे। मुझे लगता है 20 जुलाई को जो हुआ, हाँ, उसके बाद तो हमें ये कहना नहीं चाहिए नेपाल और बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा हम लोग करना चाहते। हम लोगों ने सर अपनी, इन बच्चों ने लाठियां खाई है, अपना सर फुड़वा लिया है। 12-12 साल की लड़की का सर फोड़ा गया है मेल पुलिस ऑफिसर्स ने। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर से मर्द है जिन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े और उन्हें पीटा है। उसके बाद भी ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से 26 तारीख तक बैठे रहे जब तक इस्तीफा नहीं होता। और जवाब कैसे दिया इस ब्रूटैलिटी का? जवाब कैसे दिया लाठीचार्ज का? मीम बनाकर, मजाक बनाकर। बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ था? हिंसा हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सरकार का मजाक बना रहे। गए थे ना संसद तक, हिंसा कहाँ हुई? ऐसे दृश्य भी आए। हिंसा कहाँ हुई? पहुंच गए वहां तक। हिंसा कहाँ हुई? हाँ, हिंसा नहीं हुई कहीं से भी। हिंसा जो हुई वो दिल्ली पुलिस द्वारा हुई। हिंसा जो हुई वो सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर दिल्ली पुलिस ने करी। उनकी सरकार को भी तो लगा होगा ना कि लोग संसद में घुसेंगे तो हम क्या करेंगे। संसद में कोई घुसने वाला था? हमने पहले ही कहा था संसद तक मार्च करेंगे, उसके बाद हमारा डेलीगेशन अंदर जाएगा। आपने भी आंदोलन रोक दिया था। रोक दिया था मैंने, तो उससे क्लियर है हम लोग क्या चाहते थे। हम लोग चाहते थे पीसफुल हो, तो बात वही पर क्लियर। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये हमारे मेरे हाथ से बाहर? मैंने आंदोलन, मैंने मार्च इसलिए रोका क्योंकि दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से वो लाठियां चला रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। जिस तरीके से पुलिस लाठियां चला रही थी उससे यही लग रहा था कि इन बच्चों का खून करना चाहती है पुलिस, और मैं नहीं चाहता था। सरकार को इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं होगी। सरकार को नहीं फर्क पड़ता होगा कितने बच्चों का सर फूट रहा है, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था, इसलिए मैंने वो मार्च रोका। जैसे अन्ना आंदोलन से एक पार्टी तैयार हुई थी जो आम आदमी पार्टी है, वैसे इस आंदोलन से क्या कोई पार्टी उभर कर सामने आएगी या अभिजीत के राजनीति में जाएंगे? हमारा तो वैसा कोई प्लान नहीं है। और जो राजनीति का हाल हो रखा है, वोट सुबह किसी और को करते हैं, वोट सुबह किसी को करते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सरकार किसी और की चुनते बन जाती है किसी और की, और उससे भी बात ना माने तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियां तोड़ दी जाती है। महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, मैं यहाँ से आता हूँ, 2 यहाँ की रीजनल पार्टीज को तोड़ दिया है। तो जब पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को ही तोड़ा जा रहा है तो ऐसे में क्या पार्टी बनाकर फायदा है? आपका इसका नाम भी तो कॉकरोच जनता पार्टी है। तो मुझे पता नहीं था ना इतना बड़ा मूवमेंट बनने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं पार्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब ये पार्टी आगे चल के पार्टी नहीं बनी? हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी जो देश को जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोगों का भरोसा कम होते जा रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, पॉलिटिकल पार्टियों से। जुडिशरी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन पर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। इलेक्शन कमीशन तो एक तरीके से हेल्प कर रहा है बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करने में, वोट डिलीट करने में। एक टाइम हुआ करता था हमारे देश में जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार वोटर्स चुन रही है, सरकार डिसाइड कर रही है कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है हमारे देश में? तो आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं? इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं है। हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमारा काम रहेगा देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का। आपने कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे,
सवाल तो लोग ये भी उठाते हैं कि फिर आप पंजाब में जाके आंदोलन क्यों नहीं करते? वो तो सवाल आपने देखा ही होगा, सब लोग यही बोल रहे हैं। सर अभी 2 दिन तो हुए, घर आकर सलाइन लगी हुई है, अभी भी बीमार हूं मैं। टाइम तो दीजिए, मतलब 1 महीने के अंदर हमने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, उसमें इस्तीफा ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमें टाइम दीजिए थोड़ा। मैंने कह रहा कि अभी से मेरे ऊपर भरोसा करिए। मैंने कह रहा कॉकरोच जनता पार्टी पर अभी से आग बंद करके भरोसा कीजिए, टाइम दीजिए, देखिए हम क्या करते क्या नहीं करते, उसके बाद आप डिसीजन ले लिया हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, किसी पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है? आप ये भी नहीं बताएंगे किसको वोट करो? बिल्कुल, जेनजी को बताने की जरूरत नहीं, जेनजी बहुत ज्यादा स्मार्ट है सर, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैं एक दूसरी तरफ आता हूँ, आपके आंदोलन की तरफ। मुझे एक पूछना था कि आपका जो आंदोलन था उस वक्त जो वांगचुक थे, सोनम वांगचुक, उन्होंने बीजेपी के साथ आंदोलन तोड़ा, यानी कि उनके हाथ से पान लिया। तो ये बात बहुत लोगों को थोड़ी सी ठीक नहीं लगी कि जो शख्स आपके इसका एक अहम हिस्सा था आपके आंदोलन का, उन्होंने, क्या वो बात आपको पता थी? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा। नहीं, उनको तो किडनैप करके रखा था ना, उनको जैसे ही जंतर मंतर से उठाया। मतलब वो जो अपोजिशन छोड़ने वाले थे आपको नहीं पता था? थोड़ा बाद में पता चला, क्योंकि उनको किडनैप करके रखा था। मैं जब भी उनसे बात करना चाहता था मेरी बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी वाइफ को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था विथ मोबाइल फोन। हाँ, अपोजिशन के एमपीज मिलने जा रहे थे, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। मैंने मिलने की कोशिश की, हमारी टीम। लेकिन वो तो इतने बड़े हैं ना, वो तो उन्होंने तो ऐसे ही तोड़ा होगा, तो सबका ये करके तोड़ा होगा ना, किसी ने जबरदस्ती तो तोड़ा नहीं। बात ये है कि कभी ना कभी तो तोड़ना ही था सर। हाँ। और मुझे बेहद खुशी हुई जब उन्होंने अनशन तोड़ा अपना, क्योंकि 26 दिन हो चुके थे और हम सर को बहुत पहले से कह रहे थे सर आप अनशन तोड़ दीजिए, आंदोलन आगे जारी रखने की जिम्मेदारी हमारी है, इस्तीफा लेने की जिम्मेदारी हमारी है। सो वी वर वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। इसमें बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ऐसा दिखे कि सोनम वांगचुक और सीजेपी अलग अलग है। लेकिन उन्होंने भी तो आपको बताया नहीं ना, ये भी तो मामला बताते। हाँ, जब उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं लेकर जाने दे रहे थे, कैसे बताते? वो अनशन तोड़ने के लिए भी तैयार हुए, ये भी तो दूसरा मुद्दा है। नहीं, अनशन तोड़ने पड़ता सर उनको। आप क्या चाहते हो? मतलब हम लोग तभी मान लेते कि सोनम वांगचुक सच्चा इंसान है जब उनकी मौत हो जाती भूख से। नहीं, सब चाह रहे थे, सब चाह रहे थे ना, लेकिन किसके हाथ से, ये भी तो मामला है ना। उनको वो मैं बताता हूँ, आपको जो तोड़ना था, हाँ, उनको जो तोड़ना था, जो नीट के बच्चों ने सुसाइड करी है उनके फैमिलीज के हाथ से तोड़ना था। ये सोनम सर ने डिसाइड किया था, लेकिन इन लोगों ने उनको किडनैप करके रखा था, उन लोगों को किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। और सोनम सर की लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के बांकीपुर सीट उपचुनाव से जुड़ी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की खाली की गई सीट पर जनस्वराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे तो आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। प्रशांत किशोर अब काउंटिंग सेंटर खुद पहुंच चुके हैं। लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी और 21-22 राउंड की काउंटिंग के बाद, क्योंकि उनकी बढ़त 11,000 से ज़्यादा मतों की थी, उसके बाद वो खुद बाहर निकले हैं और पहुंचे हैं काउंटिंग सेंटर पर अपने समर्थकों के साथ। 22वें राउंड के बाद 12,809 वोटों से आगे हैं प्रशांत किशोर। 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, 22 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 22 राउंड की काउंटिंग के बाद भी उन्होंने अपनी बढ़त लगातार बनाई हुई है। 12,809 वोटों से 22 राउंड के बाद वो आगे हैं। और इतनी गिनती होने के बाद वो जब बाहर निकले तो TV9 भारतवर्ष की टीम ने उनसे जानना चाहा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने बहुत लंबी बात तो नहीं की है, लेकिन क्या कहा उन्होंने और उस वक्त क्या दृश्य था जब वो अपने घर से निकलकर काउंटिंग सेंटर की ओर जा रहे थे, देखिए। सबसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहा है, बढ़त इतनी है, आखिरी राउंड चल रहा है, आखिरी राउंड चल रहा है, नहीं मालूम। प्रशांत किशोर का कहना यही था कि वो फाइनल नतीजे का इंतजार करेंगे, उसी के बाद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन ये सीट बहुत अहम सीट है। 35 साल से लगभग यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था, यानी बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है, बीजेपी का ये गढ़ है। नितिन नबीन यहाँ से चुनाव जीते थे, उन्होंने ये सीट खाली की है क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली की गई। इस सीट पर प्रतिष्ठा का सवाल भी था बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट है और वहाँ पर प्रशांत किशोर जाकर चुनाव लड़े हैं और लड़ने के बाद वो 22 राउंड की गिनती के बाद 12,809 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी ऐसा साफ तौर पर फिलहाल दिखाई दे रहा है कि वो जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी फाइनल नतीजे का इंतजार है, लेकिन उत्साह है कार्यकर्ताओं में, उत्साह है प्रशांत किशोर के समर्थकों में, जो अभी उनकी जीत घोषित कर चुके हैं।
हालांकि अभी 31 राउंड की क्योंकि गिनती है तो कुछ राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन जिस तरह की बढ़त उन्होंने बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो निर्णायक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, और इसी वजह से उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो जन स्वराज के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यहाँ से चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा था जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, और उसके बाद उन्होंने अब उपचुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला किया और बांकीपुर पहुंचे। बांकीपुर की जीत खास है क्योंकि वो कहीं और से चुनाव जीतते और उसके बाद वो बिहार विधानसभा पहुंचते तो बात अलग होती, लेकिन वो उस सीट से चुनाव जीत रहे हैं जहां बीजेपी की गढ़ वाली सीट जिसे माना जाता है, यानी बीजेपी का ये गढ़ है। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसी सीट से चुनाव जीते थे और यहीं से उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद सीट को खाली किया है, तो वो खुद भी लगातार इस जगह पर यानी बांकीपुर के चुनाव पर खुद नितिन नबीन नजर बनाए हुए थे। लेकिन बांकीपुर पर हमारी नजर बनी हुई है एक और अहम उपचुनाव और उसके नतीजे हैं दतिया के, मध्य प्रदेश के दतिया। वहां से क्या जानकारी आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर दतिया से है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। 11 राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह 1222 वोट से आगे हैं। तो देखिए अंतर कुछ कम हुआ है, पहले वो ज्यादा अंतर से आगे थे। दतिया में 1222 वोट से अब आगे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह। और अभी कुछ और राउंड की गिनती बाकी है, तो क्या यहां वापस बीजेपी आगे होगी, ये एक प्रश्न जरूर उठ खड़ा होता है, क्योंकि दतिया में 11 राउंड की काउंटिंग के बाद 1222 वोटों से ही आगे हैं, तो अंतर कम हो गया है। पहले इससे ज्यादा अंतर से वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार 1222 वोटों से आगे हैं। ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के विधायक, माफ कीजिएगा 12,000, माफ कीजिएगा, तो ये बड़ा अंतर है, ये बड़ा अंतर है और बड़ी जीत की तरफ इसका मतलब वो भी आगे बढ़ रहे हैं। 12,222 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास जो संख्या आई उसमें 1-2 लगाना भूल गए थे हमारे जो आउटपुट एडिटर हैं, इस वजह से मैंने 1222 कहा, लेकिन 12,222 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी वो भी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो अंतर है उन्होंने बना कर रखा है, बल्कि ये अंतर अब और बढ़ गया है 11 राउंड के बाद, और लगभग 22 राउंड की गिनती यहां पर भी होनी है। तो घनश्याम सिंह भी आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक मुश्किल सीट इस वजह से थी क्योंकि उन्हीं के उम्मीदवार ने सीट खाली की थी भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद। लेकिन इस बीच भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देखिए शुभम गुप्ता की भोपाल से ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव था, घमासान मचा हुआ था आखिरकार जीत किसकी होगी, मगर ये तस्वीरें बता रही है कि जीत कौन रहा है। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जश्न चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस का झंडा है और ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने खुश आप लोग? बहुत खुशी आ रही है। जैसे हम प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे आज हम खुशी मना रहे हैं। मिठाई बांटी हमने, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हमने जश्न मनाया है। जीतू पटवारी जी को बधाई, कमलनाथ जी को बधाई, दिग्विजय सिंह जी को बधाई, उमंग सिंगार को बधाई और दतिया के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बधाई, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सबको बधाई देता हूं। निश्चित तौर पे ये हम 28 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज को हम जवाब देंगे, मोहन यादव को जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी को जवाब देंगे, अमित शाह को जवाब देंगे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इनके किले को ढाएगा। आप तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भोपाल में भी जश्न दिखाई दे रहा है और दतिया में भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ जो दोनों उपचुनाव है, दतिया का भी और बांकीपुर का भी, ये उलटफेर क्योंकि करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए, जन स्वराज के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा